6 अगस्त 1945 की सुबह ठीक 8:15 पर अमेरिका जापान की सिटी हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक करता है। और इस अटैक के बाद शदीद हवाएं चलती हैं, जिनका प्रेशर तूफान से भी कई ज्यादा तेज होता है। इससे सूरज की सरफेस जितनी गर्मी पैदा होती है, जिससे सिर्फ एक ही झटके में 80,000 लोग मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और दफा फिर से जापान की सिटी पर न्यूक्लियर अटैक करता है, जो इस दफा नागासाकी पर किया जाता है। और इस अटैक से सिर्फ कुछ ही लम्हों में 74,000 लोग मारे जाते हैं। इन दोनों धमाकों में मारे जाने वाले लोग ज्यादातर आम लोग थे, जो सिर्फ कुछ ही लम्हों में न्यूक्लियर अटैक की लपेट में आकर बुरी तरह राख बन गए। लेकिन सवाल ये आता है कि जापान की ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से अमेरिका ने 2 दफा न्यूक्लियर अटैक किया। और जिस दिन अमेरिका जापान पर दूसरा अटैक करता है, सोवियत यूनियन भी जापान पर अटैक कर देती है। सवाल ये उठता है कि जापान की ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से वो 2 सुपर पावर्स की लपेट में आता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। और इन्फॉर्मेशन और वार से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। ये कहानी शुरू होती है 1939 से, जब हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 2 पावर्स के बीच लड़ी जा रही थी, जिसमें से एक एक्सिस पावर थी और दूसरी एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, और दूसरी एलाइड पावर में यूएस, यूके और सोवियत यूनियन थी। लेकिन अमेरिका यहाँ न्यूट्रल रहता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की बड़ी तबाही और नुकसान के बाद अमेरिका ने सोच लिया था कि वो किसी भी सूरत में इसमें शामिल नहीं होगा। हिटलर के पोलैंड पर अटैक करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज भी इस जंग में आते जाते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 मजीद बढ़ती जाती है। लेकिन अचानक 7 दिसंबर 1941 के दिन जापान अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर देता है। इसके बाद अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन जाता है। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. लेकिन एक सवाल ये आता है कि जापान आखिर क्यों अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री पर अटैक करता है, जबकि अमेरिका जो इस जंग में दूर रहना चाहता था। ये जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1931 की, जब जापान ने उस वक्त अपनी बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल और फ्यूलिंग की वजह से दूसरे कंट्रीज पर अटैक करना शुरू किया, क्योंकि जापान के पास इतना ऑयल और रॉ मटेरियल नहीं था जिससे वो अपनी बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज और मिलिट्री की ज़रूरत को पूरा कर सके। इस इरादे से जापान ने चाइना के प्रोविंस मंचूरिया पर 1931 को अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 1937 तक जापान चाइना के लार्ज एरिया को कंट्रोल भी करने लग गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जापान ने दूसरे कंट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें कोरिया, ताइवान, हांगकांग, फिलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया और इसके अलावा बहुत सी जगहों पर जापान कब्जा करके कंट्रोल करने लग गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अमेरिका और जापान का रिलेशन उस वक्त बिगड़ना शुरू हुआ जब जापान ने इंडो चाइना के एरिया पर अटैक किया। इंडो चाइना उस वक्त फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी, जहाँ आज वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया हैं, जो उस वक्त ऑयल की रिसोर्सेज से मालामाल एरियाज थे। जापान ने वहाँ भी जंग करके उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने सोचा एक तरफ हिटलर है जो हर तरफ जंग करके कब्जा कर रहा है, इसकी दूसरी तरफ जापान भी इसी तरह कर रहा था। अमेरिका ने जापान को बिना जंग किए रोकने के लिए उस पर इकोनॉमिकली पाबंदियां लगाना शुरू की। इसके लिए अमेरिका ने जापान पर मेटल और ऑयल की सप्लाईज बंद कर दी। इसके अलावा जापान के सारे एसिड्स जो अमेरिका में थे उनको भी फ्रीज कर दिया, और डिमांड ये रखी गई कि चाइना और इंडो चाइना के जो इलाके जापान के कब्जे में हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब यहाँ जापान जो करने जा रहा था उसने सोचा भी नहीं होगा उसका ये एक्शन कितनी तबाही लेकर आएगा, जो जापान को ले डूबेगा। जापान ने इन डिमांड्स को इग्नोर करते हुए उल्टा अमेरिका पर अटैक करने का प्लान किया, जबकि अमेरिका जो अब तक वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं था और बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन जापान ने अमेरिका से जंग करने का इरादा कर डाला। 7 दिसंबर 1941 संडे की सुबह ठीक 8:15 पर जापान की मिलिट्री पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करती है, जिसमें 353 जैपनीज एयरक्राफ्ट एक ही वक्त में पर्ल हार्बर को टारगेट करते हैं, जिसमें से 40 टॉर्पेडोज प्लेन्स, 103 लेवल बॉम्बर, 131 डाइव बॉम्बर और 79 फाइटर जेट्स होते हैं, जो आसमान को पूरी तरह भर कर बमों की बारिश कर देते हैं। इस अटैक से यूएस के 20 वेसल्स और बैटलशिप्स और तकरीबन 300 प्लेन्स तबाह हो जाते हैं। इतनी तबाही करने के बाद ये सारे जैपनीज वापसी चले जाते हैं।
लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक और लहर आती है जिसमें 163 जैपनीज एयरक्राफ्ट एक बार फिर से हमला करते हैं और दोबारा बमों की बारिश करते हैं। इस अटैक से तकरीबन 2400 अमेरिकन सिविलियंस और बाकी लोग मारे जाते हैं और 1000 से भी ज़्यादा शदीद जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा कई सर्विसमैन ने जवाबी मुकाबला भी किया, जिसमें एक कुकर डोरिस मिलर जख्मी कैप्टन और कई सेलर्स की जान भी बचाता है। इसके बाद मशीन गन को बड़े जोश से चलाकर उनका जवाबी मुकाबला करता है। इस बहादुरी की वजह से मिलर को नेवी क्रॉस का अवार्ड दिया गया, जो यूएस नेवी का दूसरा बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा कुछ पायलट्स अपने जहाज़ों को आसमान तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट केनिथ एम टेलर और जॉर्ज वेल्स ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और 7 जैपनीज एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस बहादुरी की वजह से दोनों को सर्विस क्रॉस का हाईएस्ट अवार्ड दिया, जो यूएस आर्मी का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है। जापान की ये गलती उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ऐलान जंग कर देते हैं। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और यहाँ शुरू होती है जापान और यूएसए की लड़ाई। इसके जवाब में अमेरिका भी 18 अप्रैल 1942 के दिन इसी तरह जापान पर अटैक करता है, जो कि जापान के कैपिटल टोक्यो पर किया जाता है। इस अटैक को डू लिटिल रेड भी कहा जाता है, जो अमेरिका की तरफ से किए जाने वाला जापान पर पहला अटैक होता है और अमेरिका भी टोक्यो पर बमों की बारिश करता है। जापान और अमेरिका दोनों की तरफ से अटैक्स का सिलसिला चलता रहता है और ये जंग बड़ी लंबी चलती है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस के साथ जैपनीज फोर्सेस भी बुरी तरह लड़ते हैं। इस वजह से लड़ाई में ज़्यादा वक्त लगने के साथ ज़्यादा जाने जा रही थीं। उन लड़ाइयों में आखिरी ज़मीनी लड़ाई ओकिनावा पर लड़ी गई, जिसको द बैटल ऑफ ओकिनावा कहा जाता है, जो 3 महीने तक लगातार जारी रही। लेकिन आखिर में इसका विनर यूएस तो हुआ, लेकिन इस जंग की वजह से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा जैपनीज और अमेरिकन जाने जा चुकी थीं। लेकिन अचानक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ हो जाती है। इसके बाद हैरी ट्रूमैन को इस जंग को ख़त्म करने की ड्यूटी दी जाती है। बैटल ऑफ ओकिनावा के बाद ट्रूमैन जानते थे इस तरह ज़मीनी रास्ते से जंग करने की कीमत महंगी पड़ेगी, जिसमें ज़्यादा वक्त लगने के साथ साथ बहुत से सोल्जर्स की जान की बाजी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ जैपनीज सरेंडर करने के बजाय लड़कर मरना बेहतर समझ रहे थे। लेकिन फिर ट्रूमैन को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक न्यूक्लियर बम बनाने पर काम चल रहा होता है और यहाँ उन्हें समझ आ गया था कि ये जंग अब कैसे ख़त्म करनी है। इसके बाद अमेरिका जापान को एक डिक्लेरेशन इशू करता है, जिसमें जापान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करता है। इसके साथ इसको वार्निंग भी देता है, अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो इसके बदले में जापान को भारी कीमत और तबाही देखनी पड़ेगी। और कुछ दिन अमेरिका वेट करता है, लेकिन 11 दिन गुजर जाने के बाद कोई जवाब ना मिलने पर जो होने जा रहा था वो हज़ारों लोगों की मौत की वजह बनता है। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक अमेरिकन जेट B-29 लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर निकलता है, जो ठीक 8:15 पर जापान की सिटी हिरोशिमा पर गिराया जाता है, जहां तकरीबन 3,20,000 लोगों के घर मौजूद थे। ये धमाका सिर्फ 1 ही मिनट में हिरोशिमा को तबाह कर देता है। इस धमाके से एक जोरदार लहर पैदा होती है और इसके बाद शदीद हवाएं चलती हैं, जिनका प्रेशर तूफान से भी कई ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे दूर दूर के घर और बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं। कुछ सेकंड्स में एक फायरबॉल बनता है, जो ज़मीन से शुरू होकर कई फुट ऊपर जाता है, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता है। इससे सूरज की सरफेस जितनी गर्मी पैदा होती है, जो टाइल्स और लोहे से बनी हर चीज़ को पिघला देती है। इसके सिर्फ एक ही झटके से 80,000 लोग फौरी तौर पर मारे जाते हैं, और जो बचते हैं वो बाद में रेडिएशन सिकनेस और नई नई बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिकन जेट B-29 फिर से एक और दफ़ा फेट पेन नामी न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर निकलता है और ठीक सुबह के 11 बजे जापान के दूसरे सिटी नागासाकी पर गिरा देता है। ये अटैक इतना ही पावरफुल और उतना ही नुकसान देता है जो हिरोशिमा पर किया गया था। ये अटैक भी कई किलोमीटर्स के एरिया को लपेट में लेकर तबाह कर देता है। इसमें भी एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 लोग फौरी तौर पर मारे जाते हैं। इन न्यूक्लियर अटैक्स और इतनी तबाही के कुछ दिन बाद जापान सरेंडर कर देता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत जापान की मिलिट्री से ज़्यादा आम लोगों को अदा करनी पड़ी। हिरोशिमा पर अटैक करने के बाद स्पेशली नागासाकी पर अटैक करने की वजह ये कही जाती है कि अमेरिका सोवियत यूनियन को जापान से दूर रखना चाहता था, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक ही अलायंस का हिस्सा थे, और इस तरह न्यूक्लियर अटैक करके जापान को सरेंडर करने पर मजबूर करने के अलावा सोवियत यूनियन को अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर भी दिखाना चाहता था।
लेकिन अमेरिका के इतना सब कुछ करने के बाद सोवियत यूनियन पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अमेरिका के हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक के फौरन बाद जापान पर हमला किया और इस वजह से दो सुपर पावर्स के दरमियान दुश्मनी की आग उठी और ये आग बाद में जाकर कोल्ड वॉर बनी। इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक्स एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स भी थे, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने के बाद इसको जंग के मैदान में भी टेस्ट करना था, जो कि जापान पर किया गया। एक तरफ जापान ने अमेरिका की उस तरफ अटैक किया जहां पर आम लोग इतने नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने ये टेस्ट वहां किया जहां जापान की मिलिट्री से ज़्यादा मासूम और बेकसूर लोग थे, जिनकी तादाद लाखों से भी ज़्यादा थी। क्या अमेरिका का ऐसा करना सही था? इन सब के बाद ये कहा जाता है कि जापान पर न्यूक्लियर अटैक दुनिया का पहला और आखिरी अटैक था, क्योंकि जापान के बाद कभी भी और कहीं भी न्यूक्लियर अटैक नहीं किया गया। लेकिन आज 9 ममालिक के पास अभी भी 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हर गुजरते दिन इसकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इस वक्त अमेरिका के पास 5,428 और रशिया के पास 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा आज बहुत से कंट्रीज़ भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉम्ब रशिया के पास है, जिसको टीसार बॉम्ब कहा जाता है, जो अमेरिका के हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय से 1500 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस धमाके से पैदा होने वाली हीट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचती है, जो सूरज के सेंटर के हिस्से की हीट से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सूरज के सेंटर की हीट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना पावरफुल है। अगर इसको किसी भी जगह गिरा दिया जाए तो इससे कितनी ज़्यादा तबाही होगी, इसका अंदाज़ा अब लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही वक्त में फट जाए तो ये दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ये ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त भी हम सबके साथ है, जो कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो ये पिछली वाली सारी जंगों से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगी। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।